since the country's economy opened up to the rest of the world, a move that ultimately turned China into a global economic powerhouse, second in GDP only to the United States. China is engaged in a whole-of-state effort to become the world's only superpower by any means necessary. The People's Liberation Army has been building up its capabilities. Astonishing economic growth over the decades has provided resources needed to boost military research and development. आज का जो चाइना देखते हो, एक डेवलप नेशन, बड़ी मिलिट्री, इंडस्ट्रियलाइज स्टेट, सबके लिए रहने के लिए घर। कुछ सालों पहले ये सब कुछ चाइना के पास नहीं था। लोग भूखमरी से मर रहे थे, इतनी खराब हालत थी चाइना की। फिर चाइना ने ऐसा क्या कर दिया कि एक भूखमरी वाला देश एक प्रॉस्परस कंट्री बन गया। आज बात करते हैं इसी के बारे में। 4-kilometer-long viaduct on the Beijing-Shanghai high-speed railway, and the Chinese city of Shanghai seems to be expanding its facilities in style. चाइना में आजादी के बाद सिविल वॉर शुरू हो जाता है और इस सिविल वॉर में कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाती है। इस कम्युनिस्ट पार्टी का नेता होता है माओ जेडोंग। वो अपने देश को प्रॉस्परस बनाने के लिए कुछ पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है, जैसे कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सबको जबरदस्ती एग्रीकल्चर में काम करने को बोलता है। स्टील प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोगों के घर के बैकयार्ड में छोटे छोटे कारखाने लगाने को बोलता है। और उसकी ये सारी पॉलिसी फेल हो जाती है। लोग भूखमरी से मरने लगते हैं, लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं रहता है। इसी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही कुछ नेता आवाज उठाना चालू कर देते हैं। लेकिन माओ जेडोंग इतने ताकतवर होते हैं कि वो कल्चरल रिवॉल्यूशन चालू कर देते हैं और उसके नाम पे इन सारे नेताओं को अरेस्ट करवा लेते हैं। फिर माओ जेडोंग की डेथ हो जाती है 1976 में। फिर कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं डेंग शाओपिंग। ये वही लीडर होते हैं जिनको माओ जेडोंग ने जेल में डाला था कल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम पे। डेंग शाओपिंग को ही मॉडर्न चाइना का आर्किटेक्चर माना जाता है। जैसे ये प्रेसिडेंट बनते हैं, ये वहां पे विजिट करते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, जैसे सिंगापुर, यूएसए। यहाँ का मार्केट देखते हैं, यहाँ का डेवलपमेंट देखते हैं। और फिर ये 1978 में चाइना के लिए नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें से सबसे बड़ी पॉलिसी मानी जाती है ओपन डोर पॉलिसी। इसमें फॉरेन इन्वेस्टर को इन्वाइट करते हैं चाइना में इन्वेस्ट करने के लिए। उसके लिए ये सेज डेवलप करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और उस सेज एरिया में कंपनियों को टैक्स में छूट दी जाती है, लैंड सस्ते में दिया जाता है। इसी तरह से उस एरिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाती है। एक्चुअली में उस एरिया का डेवलपमेंट स्पीड से होता भी है। इसका एक एग्जांपल शेंजन है, जो एक समय में फिशिंग का विलेज हुआ करता था, आज वो एक टेक्नोलॉजी हब है। एक आंकड़े के मुताबिक इस शहर की अर्थव्यवस्था हांगकांग और सिंगापुर के बराबर है। चाइना में ओवर पॉपुलेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो वो वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये उसमें टेक्नोलॉजी यूज करने की पॉलिसी बनाते हैं। उसके लिए कुछ स्टूडेंट को अलग अलग देशों में सरकार के खर्चों पे पढ़ाई के लिए भेजा जाता है और उसके बाद अपने ही देश में वापस लाके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उनको काम करने को बोला जाता है। लोगों को कौन सी भी फसल लेने की और किधर भी देश में बेचने की फ्रीडम दी जाती है। ये पॉलिसी इतनी सक्सेसफुल रहती है कि जो देश एक समय में भूखमरी से मर रहा था, वो देश फूड सरप्लस में चला जाता है। ऐसे ही इंटरनल डिस्प्यूट खत्म करने के लिए वन कंट्री टू सिस्टम लागू करते हैं। इसी सिस्टम से मकाओ और हांगकांग को अपने देश में शामिल कर लेते हैं। इन्हीं के समय में कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा सुधार होता है। 9 ईयर एजुकेशन कंपलसरी किया जाता है। लोगों को प्राइवेट ओनरशिप अलाउ किया जाता है। जो स्टेट ऑफिशियल रहते हैं उनके लिए 2 टर्म की लिमिट लगाई जाती है, जो रूल अभी अभी शी जिनपिंग ने तोड़ दिया है। ये जो पॉलिसीज डेंग शाओपिंग के द्वारा लगाई जाती है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती है, तो आगे के लीडर भी इसको कंटिन्यू रखते हैं। मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये दूसरा रीजन है चाइना के ग्रोथ का। चाइना जो भी डेवलपमेंट बनाता है वो 100 ईयर के प्लानिंग के अनुसार बनाता है। इसी वजह से वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही कम आती है। जहाँ पे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम आती है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अपना प्लांट सेटअप करती है। इसीलिए चाइना आज पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। चाइना की डेवलपमेंट का तीसरा बड़ा रीजन है 100 ईयर गोल। 100 वर्ष बाद चाइना कैसा होना चाहिए, ये बड़ा गोल रखकर वो अपनी पॉलिसीज बनाते हैं।
इसका आप एग्जांपल लोगे तो जो सोलर पैनल है इसकी ज्यादातर कंपनियां यूएस में थी, लेकिन जो सोलर पैनल की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो कोल प्रोडक्शन प्लांट से ज्यादा थी। क्योंकि सोलर एनर्जी कॉस्टली थी और प्रॉफिटेबल नहीं थी, इसी वजह से यूएस में सारी कंपनियां बंद गिर गई। लेकिन वहीं पे जो चाइना में सोलर पैनल वाली कंपनियां थी उसको चाइना ने जिंदा रखा, उनको फ्री लैंड दी, उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी, उनको फ्री लेबर भी दिए। जितना भी लॉस होता था वो सरकार खुद बेयर करती थी। इसी वजह से वहाँ पे जो कंपनियां थी वो सिर्फ जिंदा ही नहीं रही, तो कुछ और नई कंपनी भी वहाँ पे स्टैब्लिश हुई। तो आज आप देखोगे तो दुनिया के 80% सोलर पैनल सिर्फ चाइना में बनते हैं। और आज आप देखोगे तो जो सोलर पैनल की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो जो कोल प्लांट है उससे आधे से भी कम की है। इस तरह से मार्केट और इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म गोल की वजह से चाइना आज इतना डेवलप हो गया है। आई होप इस वीडियो में आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।